अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतन यार। नाज़रीन, इस लेक्चर में आप लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे सवालात जो आपको दरपेश होते हैं किसी भी इंटरव्यू में पेश होने के लिए, आप लोगों से कई सवालात किए जाते हैं जो कि आप लोग जो है मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, आपको नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इस लेक्चर में जो सवालात हमने सेलेक्ट किए, हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन पे काम करेंगे और वो भी आपके लिए 2-3 और लेक्चर्स बनाएंगे जिससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। और जब जिस भी इंटरव्यू में जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप उस इंटरव्यू में आप जो है वो 90% जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what is the difference between UB04 and CMS 1500 फॉर्म? इन दोनों के माबैन यानी CMS 1500 और UB04, इसमें क्या डिफरेंस है? द UB04 इज़ अ क्लेम फॉर्म यूज बाय हॉस्पिटल्स, नर्सिंग फैसिलिटी, इनपेशेंट एंड अदर फैसिलिटी प्रोवाइडर्स। जो UB04 है ये नर्सिंग होम यूज़ करते हैं और इसके अलावा जो हॉस्पिटल के दीगर जिसमें इनपेशेंट है और अदर फैसिलिटी प्रोवाइडर, उन सब में ये UB04 जो है वो फॉर्म यूज़ होता है। तो आपने ईज़िली उनको बताना है कि जो हॉस्पिटल और नर्सिंग फैसिलिटी के लिए जो भी फॉर्म यूज़ होता है उसको UB04 फॉर्म कहते हैं, और स्पेशली इस मेडिकेयर पार्ट ए में ये यूज़ होता है। ऑन द अदर हैंड, द HCFA 1500 यानी CMS 1500 इज़ अ मेडिकल क्लेम फॉर्म एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल डॉक्टर्स एंड प्रैक्टिसेस, नर्सेज एंड प्रोफेशनल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग थेरापिस्ट, कायरोप्रैक्टर्स एंड आउट पेशेंट क्लिनिक्स। जो आउट पेशेंट्स होते हैं या प्रोफेशनल सर्विसेज है, उनके लिए जो है वो CMS 1500 का जो फॉर्म है वो यूज़ होता है, जिसमें मेडिकेयर पार्ट बी भी हम कह सकते हैं। अगर मेडिकेयर पार्ट बी में जब आपसे पूछा जाता है तो उनको आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि इन पेशेंट के लिए हम UB04 यूज़ करते हैं। साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है, पार्ट ए की जो सर्विसेज है, उनके लिए UB04 यूज़ होता है, और जबकि प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए या ऑफिसेज़ के लिए जो सर्विसेज यूज़ होती है उनके लिए हम CMS 1500 के जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मेडिकेयर पार्ट बी की सर्विस जो है वो कवर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन विच बॉक्स ऑथराइजेशन नंबर इज़ अवेलेबल ऑन CMS 1500? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑथराइजेशन नंबर HCFA 1500 में कहाँ पे होता है, कहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं? तो उसका आंसर है बॉक्स नंबर 23 यानी 23 नंबर बॉक्स जो है वो उसमें आप जो है ऑथराइजेशन नंबर प्लेस कर सकते हैं CMS 1500 के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ क्लेम डिनाइड फॉर द DX कोड इनवैलिड, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट एक्शन ऑन द क्लेम? इसके लिए आपको ये लिंक मैंने नीचे दिया है, इस पर क्लिक करेंगे आप इसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे डिनाइल्स हैं, उन पे मैंने लेक्चर बनाया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। 4th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी यही है, व्हाट इज़ इंक्लूसिव डिनाइल? इंक्लूसिव डिनाइल क्या होता है? CO 97 का जो कोड आता है वो इंक्लूसिव का डिनाइल होता है, और वो भी मैंने इस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शंस जो डिनाइल पे मैंने बनाया है उस पर आप लोग कवर कर सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइजेशन एंड रेफरल? रेफरल नंबर और ऑथराइजेशन नंबर में क्या डिफरेंस है? रेफरल इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ए पेशेंट टू अनदर प्रैक्टिशनर, स्पेशलिस्ट की बात करते हैं। तो जब कोई भी PCP पेशेंट्स को रेफ़र करता है किसी भी स्पेशलिस्ट के पास, तो उनको रेफ़र करता है और रेफरल नंबर जो है वो दे देता है पेशेंट को। ठीक है। प्रायर ऑथराइजेशन ये होती है समटाइम कॉल प्री सर्टिफिकेशन और प्रायर अप्रूवल इज़ अ हेल्थ प्लान कोड कंट्रोल प्रोसेस बाय विच द फिजिशियन एंड अदर health care provider must obtain advance approval from the health plan before a specific service is delivered to the patient to qualify for the payment coverage। कोई भी ऐसा सर्विस जो डॉक्टर परफॉर्म करता है और डॉक्टर को ये कुछ एडिशनल सर्विसेज ऐसी होती है जिनके लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होता है। समटाइम पेशेंट के जो बेनिफिट्स है उसमें कवर होता है, और कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिनके लिए ऑथराइजेशन इंश्योरेंस से लेना ज़रूरी होता है। तो अगर आप एडवांस में वो नहीं लेते तो उससे डिनाई हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप जो एडवांस में आप ले सकते हैं उसको, और
ऑथराइजेशन आप इंश्योरेंस को कॉल करके उनको DX कोड CPT कोड दोनों बताएंगे और डेट ऑफ सर्विस बताएंगे तो आपको वो ऑथराइजेशन दे देगा, और वो आपको ये भी मेंशन कर देगा कि किस डेट से किस डेट तक आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल आप उसको बता सकते हैं कि ऑथराइजेशन जो होता है वो कोई ऐसी सर्विसेज जो कि डॉक्टर जो है वो अपनी स्पेशलिटी में परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन उन कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो कि वो एडिशनल होती है और उनके लिए ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। तो उस केस में इंश्योरेंस को पहले ही कॉल करनी पड़ती है और इंश्योरेंस से ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है। सवाल नंबर 6 है, हाउ मेनी बॉक्सेज आर अवेलेबल इन UB04 एंड CMS 1500 फॉर्म। UB04 में 81 बॉक्सेस होते हैं और CMS 1500 में 33 बॉक्सेस होते हैं। मेडिकेयर पार्ट ए एंड मेडिकेयर पार्ट बी। मेडिकेयर पार्ट ए क्या है जी? मेडिकेयर पार्ट ए कवर्स हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, स्किल नर्सिंग फैसिलिटी, हॉस्पाइस एंड होम हेल्थ केयर सर्विसेज। जो पार्ट ए है उसमें स्पेशली आप हॉस्पिटल की जो एक्सपेंसेस है, हॉस्पिटल की सर्विसेज है वो कवर होती है, स्किल नर्सिंग फैसिलिटीज़ की सर्विसेज कवर होती है, हॉस्पाइस पेशेंट्स की होती है और होम हेल्थ केयर की सर्विसेज जो है वो उसमें कवर होती है। आप सिंपली बोल सकते हैं कि पार्ट ए में हॉस्पिटल सर्विसेज, नर्सिंग फैसिलिटी, स्किल नर्सिंग फैसिलिटी, हॉस्पाइस वगैरह जो भी हॉस्पिटल से लिंक्ड होते हैं, हॉस्पिटल की तरह उनको प्रॉपर्ली एडमिट किया जाता है तो उसको मेडिकेयर पार्ट ए में काउंट किया जाता है। जबकि मेडिकेयर पार्ट बी कवर्स आउट पेशेंट मेडिकल सच एज डॉक्टर विजिट, एक्सरेज, ब्लड वर्क एंड रूटीन प्रिवेंटिव केयर्स टुगेदर द टू पार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिनल मेडिकेयर। यहाँ पर ये बात कहना ज़रूरी है कि मेडिकेयर पार्ट बी में आउट पेशेंट्स जो है मेडिकल केयर्स कवर होता है, जिसमें डॉक्टर के जो है वो उनके विज़िट्स होते हैं, रेगुलर पेशेंट्स के एक्सरेज वगैरह होते हैं और रूटीन जो प्रिवेंटिव केयर्स के हवाले से भी विज़िट्स होती है वो सारी जो है उसमें मेडिकल कवरेज जो है वो इस पार्ट बी का ही। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ 26 मॉडिफायर एंड TC मॉडिफायर। 26 प्रोफेशनल कंपोनेंट के लिए यूज़ होता है जबकि TC जो है वो टेक्निकल कंपोनेंट के लिए यूज़ होता है। जब डॉक्टर जो है वो किसी भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है तो जो डॉक्टर की सर्विसेज होगी वो प्रोफेशनल कंपोनेंट का पार्ट होगा, और जबकि टेक्निकल जो उनके चीज़ें यूज़ होगी वो टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो है उसके लिए TC मॉडिफायर। नंबर 10, व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग प्रोसेस। इसके बारे में मैंने डिटेल जो है वो लेक्चर बनाया है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और 11 में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HMO एंड PPO, इसके भी मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर बनाया है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट इज़ कैपिटेशन 12 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपके लिंक में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ अ क्लेम इज़ डिनाइड फॉर द कवरेज टर्मिनेटेड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू विल आस्क फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। जब क्लेम डिनाइड होगा कवरेज टर्मिनेशन के लिए तो आपको इंश्योरेंस से क्या पूछना होगा, तो इसके बारे में भी मैंने लेक्चर दिया है और उसका आप नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 24 एंड 25 मॉडिफायर। वैसे तो इसका भी मैंने बनाया है लेकिन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। द 24 मॉडिफायर इज़ अप्रोप्रिएट बिकॉज द ENM सर्विस इज़ अनरिलेटेड और एंड ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ द मेजर सर्जरी। ये 24 जो है वो सर्जरी के बाद जो है वो यूज़ होता है और अनरिलेटेड सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज अगर किस पेशेंट ने सर्जरी की है और कोई ऐसी सर्विसेज के लिए दोबारा आता है जो कि सर्जरी से बिलोंग नहीं करता तो उस केस में 24 का ही मॉडिफायर यूज़ होगा तो क्लेम पे हो जाएगा। जबकि 25 मॉडिफायर जो है वो ENM सर्विसेज के लिए यूज़ होता है और वो सेपरेटली जो सर्विसेज है, कोई प्रोसीजर जो होते हैं बिल्कुल माइनर सर्जरी हो या कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म हो सेम डे पे जो कि सेपरेटली परफॉर्म हो तो उस केस में 25 का मॉडिफायर जो है वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज़ CO29 डिनाइल कोड। इस कोड का क्या मतलब है ये आपसे सवाल कर सकते हैं, तो आपने जवाब क्या देना है। इसका जवाब है टाइमली फाइलिंग लिमिट एक्सपायर्ड, ये उसका जवाब है। इसके अलावा 16 नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PR26 एंड PR27। इन दोनों के माबेन क्या फ़र्क है। तो PR26 का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस इनकर प्रायर टू द कवरेज। जो एक्सपेंसेस है, जो सर्विसेज ली गई है वो कवरेज स्टार्ट होने से पहले ली गई है। मतलब अगर पेशेंट की इफ़ेक्टिव डेट है, मतलब उन्होंने प्लान लिया है वो जनवरी से है, ठीक है, जनवरी 2023 से, लेकिन जो सर्विसेज डॉक्टर से ली गई है वो दिसंबर 22 में ली गई है या 28 कर ले 29 कर ले जो भी डेट है, तो वो क्या है, पेशेंट की कवरेज जनवरी से स्टार्ट हो रही है और सर्विसेज उन्होंने पहले ले ली है, तो ये डिनाइल
26 का मतलब यही है। अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर कवरेज टर्मिनेटेड, लेट सपोज अगर दिसंबर में ख़त्म होती है 2023 में और पेशेंट जो है वो सर्विस लेता है जनवरी 2024 में, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या कहेंगे कि जी भाई उसके तो दिसंबर 23 में जो है वो 2023 में कवरेज टर्मिनेट हो चुकी है और ये अब सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, तो कवरेज तो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुकी है, आफ्टर कवरेज जो है वो सर्विस ली जा रही है, तो ये PR27 का ये मतलब होगा। नंबर 17 क्या कहते हैं, क्लेम इज पेड, व्हाट इन्फॉर्मेशन यू विल आस्क फ्रॉम द इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस से क्या पूछेंगे, तो उस हवाले से भी मैंने लेक्चर बनाया है जो आपको नीचे दिए हुए लिंक में ही मौसूल हो जाएगा। 18 नंबर क्या कहते हैं, कैन वी सेंड द करेक्टेड क्लेम टू मेडिकेयर एंड मेडिकेड, नो वी नेवर सेंड द करेक्टेड क्लेम टू दीज पेयर्स। जब आपसे पूछते हैं कि मेडिकेयर को क्या हम करेक्टेड क्लेम भेज सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, मेडिकेयर को हमेशा के लिए और मेडिकेड को करेक्टेड क्लेम नहीं जाता, एज अ न्यू क्लेम कंसिडर करते हैं। अगर आप करेक्टेड भेज भी देंगे तो मेडिकेयर जो है उसको न्यू क्लेम कंसिडर करेंगे और उसको प्रोसेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई वी यूज़ GV, GW एंड QW मॉडिफायर। GV मॉडिफायर क्या है जी? G is used to identify services provided by an attending physician not employed or paid by the patient hospice provider। जो डॉक्टर सर्विसेज दे रहा होता है, बेशक वो हॉस्पाइस का ही सर्विस होता है, लेकिन वो डॉक्टर हॉस्पाइस के जो इनरोल्ड डॉक्टर है उनका हिस्सा नहीं होगा, ये कोई दूसरा डॉक्टर होगा जो कि सर्विसेज परफॉर्म कर रहा होगा। GW क्या है? द GW मॉडिफायर इज़ यूज्ड व्हेन अ फिजिशियन इज़ प्रोवाइडिंग अ सर्विस दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू डायग्नोसिस फॉर विच पेशेंट हैज़ बीन एनरोल्ड इन हॉस्पाइस। ये फिजिशियन हॉस्पाइस में इनरोल होगा, लेकिन जो सर्विसेज दे रहा है वो जो डायग्नोस्टिक कोड्स हैं या जो सर्विसेज वो दे रहा है वो हॉस्पाइस से ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे, वो अदर देन हॉस्पाइस होंगे, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? GW मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। QW मॉडिफायर क्या है? इज़ यूज्ड टू इंडिकेट दैट द डायग्नोस्टिक लैब सर्विस इज़ अ क्लियर laboratory improvement amendment waive test and that the provider holds at least a certificate of waiver। मॉडिफायर QW वो मॉडिफायर होता है जो कि इस बात का इंडिकेशन करता है कि जो लैब सर्विसेज डॉक्टर ने परफॉर्म किया वो क्लियर वेव्ड है, यानी कि जो माइनर लेबॉरेटरी के टेस्ट जो डॉक्टर अपने ऑफिस में कर सकता है, तो उसके लिए क्लियर वेव्ड जो है वो मॉडिफायर यूज़ करते हैं, जिससे वो क्लेम पे हो जाता है। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज़ मेडिकेयर एनुअल डिडक्टिबल फॉर 2023? 2023 में एनुअल डिडक्टिबल की अमाउंट कितनी है, ये आपसे सवाल कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा $226, $226 जो है वो 2023 का जो है वो डिडक्टिबल है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, व्हाट इज़ AOB एंड ABN? इसके लिए भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस पर क्लिक करें, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पेशेंट नॉट आइडेंटिफाइड एंड कवरेज टर्मिनेटेड डिनाइल्स? इसके बारे में भी डिटेल से मैंने लेक्चर बनाया है, आप लोग जब उसको विज़िट करेंगे आपको सीखने को मिलेगा। ज़रूर उन तमाम डिनाइल्स को समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा और उसका सलूशन जो है वो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन है व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकेयर? उसके लिए भी आप नीचे जो है वो लिंक पे क्लिक करें, आपको इसका भी मिल जाएगा। 24 का जो क्वेश्चन है वाई वी यूज़ AT मॉडिफायर इन द क्लेम? तो इसका जवाब ये है कि AT मॉडिफायर असिस्टेंट सर्जन के लिए यूज़ होता है ड्यूरिंग सर्टन ऑपरेशंस वन फिजिशियन असिस्ट अनदर फिजिशियन इन परफॉर्मिंग ए प्रोसीजर। जब कोई प्रोसीजर परफॉर्म होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उस केस में एक डॉक्टर काम नहीं कर रहा होता, उसके साथ असिस्टेंट होते हैं जो उनके साथ हेल्प कर रहे होते हैं, तो उस केस में AT मॉडिफायर जो है वो जो असिस्टेंट होता है सर्जन, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सपोज अ क्लेम इज़ डिनाइड इनकरेक्टली बट रेफ रिफ्यूज टू सेंड इट बैक फॉर रीप्रोसेसिंग, देन व्हाट विल यू डू इन दैट सिनेरियो? आप जब इंश्योरेंस जो है वो क्लेम डिनाई कर देती है और वो दोबारा क्लेम को रिप्रेजेंटेटिव नहीं सेंड करती, उस केस में आप क्या करते हैं? तो आप सिंपली अपील दायर करते हैं, आप अपील सेंड करते हैं और उसमें जो वो अपील आपके टाइमली फाइलिंग लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए, तो वो क्लेम पे हो जाता है। नाज़रीन, ये था हमारा 25 क्वेश्चन थे जो आप लोगों को बताए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस का समझ में आया होगा और जो क्वेश्चन जो है लिंक दिए हुए हैं तो वो उनसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लेक्चर जो बहुत ज़रूरी है जो कि इंटरव्यूज़ में आपसे यूजुअली पूछते हैं, वो उनके लेक्चर मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं बहुत शॉर्टर फॉर्म में जो आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना पड़ता है, उनके लिए ट्रेनिंग मैंने दी है, तो चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट